आखिर आपका ज़मीर कहाँ गया? हमारे हुक्मरानों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इस किस्म की क़ज़्ज़ाक़ी खिलाफ शरअ है। स्याफ़ाम नौजवान ने जल्दी जल्दी फजलुद्दीन के घोड़े पर काठी कसी और हंस पड़ा। हाँ हाँ, अमन है। फिर उसने तंजिया लहजे में इजाफा किया, वाकई अमन है और हमारे लिए खुशहाली। दूसरे सिपाही ने सामान की एक गठड़ी को टटोल के उसमें से कुछ अतलिस निकाली और दस्ते की तरफ बढ़ा दी। माले अमान, उसने कहा। दस्तदार ने फजलुद्दीन को घूरते हुए इतलस को धीरे धीरे अपनी खिरजी में ठूंस लिया और रुक रुक कर समरकंदी लहजे में बोला, हमारे 60 घोड़े हलाक हो गए। मुसीबत बहरहाल मुसीबत ही होती है। तुम तो यहाँ ठाठ से घोड़े की सवारी करो और मेरे सिपाही को क्या तुम्हारे ख्याल में पैदल समरकंद जाना चाहिए? देखा नहीं तुमने कि एक घोड़े पर 2 सिपाही सवार थे? जी हाँ, देखा है। अगर आप समझते हैं कि ये मरियल घोड़ा जो सवारी के नहीं बल्कि अराबे में जोतने के काम आता है आपके बहादुर सिपाही को समरकंद तक पहुंचा सकता है तो ले लीजिए, लेकिन औरतों के सामान की गठरियों को टटोलना क्या आप जैसे आली नसब दस्तदार को जेब देता है? अरे, हमारी बीवियों ने कहा था कि फरगाना की इतलस लेते आइएगा। हम इतनी दूर से तकालीफ झेलते हुए यहाँ तक आए थे और अब यूं ही खाली हाथ ही लौट जाएं। तुम्हारे ख्याल में क्या ये हमें जेब देता है? दस्तेदार रकाबों पर पांव टिका के काठी से कुछ ऊपर उठ गया और साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गुस्सा आ गया है। वो इस बात पर सख्त भन्ना गया था कि लड़ाई फतह के बगैर ही खत्म हो गई और जिस कसीर माले गनीमत की खातिर उसके जैसे लोगों ने अपना खून बहाया था, लश्कर कशी की 100 तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की थी, वो हाथ न लगा। अंदजान और अखसी को ताराज न किया जा सका और फिर कवा के पुल पर होने वाले हादसे के बाद जंगबंदी मुआहदा हो गया। लेकिन इससे क्या हासिल हुआ? शाह समरकंद को सोना, चांदी, कीमती कपड़े, उम्दा घोड़े और ऊंट मिले। सारी चीजें शाह और उसके करीबी अफराद यानी बेगों, मुशीरों, दरबारी ओहदेदारों को या फिर उसके हिफाजती दस्ते के सिपाहियों को नसीब हुई। खुद उसके दस्तेदार जैसे लश्करियों को अगर रास्ते के मामूली करियों की क़ज़्ज़ाक़ी को शुमार न किया जाता तो दरअसल कोई खास माल मिला ही नहीं था। दस्ते के 5 ऐसे ही लुटेरे राबिया के घर के अहाते में भी घुस गए। उस घर के साहिबान और ताहिर के साहिबान की जहां वो छुपा हुआ था, एक दीवार मुश्तरक थी। ताहिर पड़ोसी के यहाँ मच जाने वाली अफरा तफरी की आवाजें सुन रहा था। राबिया जनान खाने में छुपी रहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त गाय दोहने के लिए अहाते में निकल आई थी। जंगबंदी की खबर उसे भी मालूम हो चुकी थी। उसने गाय के पास बछड़े को छोड़ दिया था ताकि उसके थन में दूध उतर आए। इस काम में मसरूफियत की बिना पर उसे अहाते में घुसकर आने वाले सिपाही कुछ देर के बाद ही दिखाई दिए। उसकी माँ मवेशी खाने की तरफ लपकी। हाय, मुझे मौत आ जाए, तुम अभी तक यहीं हो? क्या हुआ अम्मी जान? अरे दुश्मन, ठहरो, अहाते में मत जाओ, ऊपर खिड़की को पार करके खुश्क घास की कोठड़ी में चली जाओ। इतने में 2 सिपाही मवेशी खाने के दर में नमूदार हुए। अपने लिए घोड़े ढूंढ रहे थे। तंग आंखों वाले कैचाक ने निस्वानी जिस्म को कोठड़ी की तरफ लपकते हुए देख लिया। खूबसूरत मालूम होती है। घोड़े नहीं हैं, उसके साथी ने अफसोस के साथ कहा। हसीना के सामने घोड़े की क्या वक़्त। अरे ठहर जाओ, उसने राबिया को आवाज दी। इसे पकड़कर समरकंद लिए चलते हैं, फाजिल बेग के हाथ फरोख्त कर देंगे। माँ दौड़ी दौड़ी कोठड़ी के दर पर पहुंची और रास्ता रोक के खड़ी हो गई। अगर आप लोग मुसलमान हैं तो मेरी बेटी को हाथ न लगाइए। जी चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, मेरी बेटी के नजदीक न जाइए। वो मंगेतर है, एक शरीफ लड़के से उसकी निस्बत ठहर चुकी है। ये सुनते ही तंग आंखों वाला जोश में आ गया। लड़की मंगेतर, इसका मतलब तो ये था कि उसकी और ज्यादा कीमत मिलेगी। उसने एक ही जोरदार मुक्के से मां को दर पर से अलग ढकेल दिया। उस बेचारी का सर गिरते वक्त चारे की मांद से टकराया और वो बेहोश हो गई। तंग आंखों वाला अंदर घुस गया, लेकिन फुर्तीली राबिया साहिबान के दूसरी तरफ से भाग के अहाते में पहुंच गई। पर वहां उसे दूसरे बदमाश ने फौरन ही दबोच लिया। पहला सिपाही भी जल्द ही वहां आ गया और वो दोनों राबिया के हाथों को मरोड़ने लगे। तीसरे ने काठी पर से एक काफी लंबा सा बोरा उतारा और उसका मुंह फैलाए हुए राबिया की तरफ, जो गिरफ्त से आजाद होने के लिए हाथ पांव मार रही थी, निशाना सा लगाकर बढ़ने लगा। वो समझ गई कि चंद लम्हों में बोरा उसके सर पर डाल दिया जाएगा और मदद के लिए पूरी कुव्वत के साथ चीखने चिल्लाने लगी। ताहिर अपने अहाते की लूट मार को दांत बेंचे हुए खामोशी के साथ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन राबिया की चीखें सुनते ही उसने सारी एहतियात को बालाए ताक रख दिया। वो तेजी के साथ साहिबान से निकला और अपने और पड़ोसी के घर के दरमियान वाक़े दीवार के ऊपर चढ़ गया। अब सारा समा उसकी निगाहों के सामने था। एक सिपाही ने मजबूती के साथ राबिया के पैरों को पकड़ रखा था और दूसरा उसके हाथों को पीठ के पीछे मरोड़े कमर से सटाए हुए था और तीसरा उसके सर के ऊपर बोरा डालने को तैयार खड़ा था। ताहिर जोर से चिल्लाया और नीचे कूद गया। वो अकेला था और हरीफ 5। चौथे ने घोड़ों की लगामें थाम रखी थी और 5वां लंबा नेजा लिए घोड़े पर सवार था।
लेकिन ताहिर ने उसकी जरा भी परवाह न की। उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी और वो ये कि उस बदमाश पर वार करके राबिया को छुड़ा ले। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। उसने उनकी तरफ दौड़ते हुए ही खंजर को म्यान से बाहर निकाल लिया। अरे ठहर, मैं कहता हूँ ठहर जा। नेज़े वाले सिपाही ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, लेकिन ताहिर ने 2 ही छलांगों में अहाते को पार कर लिया। उसने साइबान में राबिया से उलझे हुए सिपाहियों के पास पहुंचकर तंग आंखों वाले के जो राबिया के पैरों को पकड़े हुए था, पहलू में दस्ते तक खंजर उतार दिया। उसने खंजर को खींच के बाहर निकाला ही था कि इतने में उसे अपने शाने पर नेज़े के जोरदार वार का एहसास हुआ। नेज़े के कपड़ों को चीरने की आवाज भी सुनाई दी। ताहिर लड़खड़ाया और तंग आंखों वाले पर, जिसे उसके खंजर ने लाश में तब्दील कर दिया था, ढेर हो गया। गिरते वक्त राबिया की चुपती सी चीख उसके कानों में पड़ी। हाय ताहिर जान! उसे ये चीख कहीं बहुत दूर से आती हुई मालूम हुई। वो खून में लथपथ यूं ही जमीन पर पड़ा रहा और राबिया को वो सिपाही बांधकर उठा कर ले गए। औश के कुर्बो जवार में, जहां ऊंची पहाड़ियां और सरसब्जो शादाब हमवार मैदान हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से गले मिलते थे, कई दिनों से बड़ी चहल पहल थी। अंदजान से ऊंटों पर लाद के लाए गए शानदार खैमे बोराताक के दामन में नहर जन्नत अरीक के किनारे किनारे नस्ब कर दिए गए थे। आक बोरा साय के किनारे किनारे भी सब्ज़ारों पर सैकड़ों खैमे नजर आ रहे थे। कोहिस्तानी सिलसिलों से लाए गए दुम्बे ज़िबा किए गए थे। पिस्ते की लकड़ियों के कोयले जो जायकेदार सीख कबाबों के लिए जरूरी तस्वुर किए जाते थे, अंगीठियों में दहक रहे थे और बड़ी बड़ी आहनी देगों में गोश्त पक रहा था। बाबर का इंतजार किया जा रहा था। मुंतजर सरकारी ओहदेदारों में फजलुद्दीन भी शामिल था। आज उसके मुकद्दर का फैसला होने वाला था। उसे याकूब बेग ने, जो अय्यारी की बदौलत वजीर आजम के ओहदे पर मामूर हो गया था, अरसे तक बाबर से मुलाकात नहीं करने दी थी। फिर जब याकूब बेग ने जहांगीर की तरफ से एक और साजिश करने की कोशिश की तो खुद ही फंस गया, क्योंकि अहमद ततबल ने भांडा फोड़ दिया। याकूब बेग इंतकामी कार्रवाई के खौफ से अंदजान से फरार हो गया, लेकिन कासिम बेग की सरकर्दगी में सिपाहियों के एक दस्ते ने दिन रात ताक़ुब करते हुए आखिरकार उसे जा लिया और सरे दरिया के किनारे होने वाले तसादुम में मौत के घाट उतार दिया। कासिम बेग वजीर आजम बन गया और फजलुद्दीन को मिर्जा बाबर से मुलाकात का मौका मिला। वसी पैमाने की तामीरात के लिए, जिनमें मदरसों की वो इमारतें भी शामिल थीं जिनके नक्शे मीरे इमारत ने उमर शेख मरहूम के हुक्म से तैयार किए थे, हुकूमत फरगाना के पास अभी काफ़ी वसाइल मौजूद न थे। बाबर ने कहा कि मनहूस जंग सब हड़प कर चुकी है और उसने फजलुद्दीन को औश में उसके बुलंद तरीन पहाड़ी पर, जो शहर के एक सिरे से सटी हुई सी मालूम होती थी, एक हुजरे और बरामदे की तामीर का काम सौंप दिया। वहां से कुर्बो जवार के आंखों को फरहत बख्शने वाले खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते थे। कई महीने बीत चुके थे। हुजरे की तामीर कब ही की मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बाबर बेहद मसरूफ रहने की बिना पर आज कहीं जाकर पहली बार वहां आने वाला था। उसे हुजरा पसंद आ जाने की सूरत में फजलुद्दीन के लिए दूसरे, उससे कहीं ज्यादा वसी पैमाने के मंसूबों को अमली जामा पहनाने की राह हमवार हो जाना यकीनी था, और नापसंद आने की सूरत में फजलुद्दीन इस ख्याल से बहुत फिक्रमंद था। जरूरी था कि हुजरा बेहतरीन आराइश के साथ मिर्जा बाबर को नजर किया जाए। मीरे इमारत ने कुछ शाही खिदमतगारों के साथ, जिन्हें पहले ही से भेज दिया गया था, पहाड़ी से नीचे उतरकर खुद ही उम्दा कालीनों और तोशकों का इंतखाब किया। खिदमतगार ऐसी खड़ी चढ़ाई तय करने के आदी न थे और इन चीजों को लाद कर ऊपर पहुंचाते पहुंचाते बुरी तरह नढाल हो गए। मसलन चौबदार वजन के नाम पर वो बेबस एक चांदी की पतली गर्दन वाली काशगरी सुराही उठाए हुए था, तो हर 10 कदम पर सस्ताने के लिए ठहर जाता। फजलुद्दीन ने उसकी हालत पर तरस खा के सुराही खुद ले ली और चौबदार की बगल में हाथ डालकर सहारा देता हुआ उसे चोटी तक ले आया। चौबदार की तजवीज़ के बमूजिब बरामदे की सीढ़ियों पर रंगारंग गालीचे बिछा दिए गए, लेकिन फजलुद्दीन ने दरखास्त की कि उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि पत्थरों पर पिचीकारी से बने हुए गुलबूटे अपनी दिलकशी से बेहतरीन कालीनों को भी मात दे रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर शहर औश और उसके गिरदोनवा के इलाके बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। चौबदार ने, जो अब भी हाँप रहा था, झुककर नीचे देखा और फौरन ही सीधा खड़ा हो गया। वो देखिए, तशरीफ ले आए। फजलुद्दीन लपक कर बरामदे के किनारे पर पहुंचा और उसने भी नीचे सर झुका लिया। सफेद घोड़े पर सवार बाबर बेगों, खिदमतगारों और अपने मुहाफिजीन की मैयत में पहाड़ी के करीब पहुंच चुका था। दूसरे गिरोह के आगे आगे एक से एफसी गाड़ी चली आ रही थी। इसमें कौन हो सकता था?
सारा जुलूस कमसिन हुक्मरान के लिए जन्नत अरीक के किनारे लगाए जाने वाले शामियानों के सामने ठहर गया। खालिस चांदी के खोंटों वाले ये शामियाने, जिन्हें नफीस रेशम, बानात और कालीनों से आरास्ता किया गया था, ज़ियाफ़तों और आराम के लिए ताने गए थे। फजलुद्दीन ने सोचा कि शायद मिर्ज़ा बाबर आज इन्हीं शामियानों में से किसी में आराम करें और हुजरा देखने के लिए कल आएं, लेकिन 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि कौरची बाशी 4 सिपाहियों के साथ हांफता हुआ चोटी पर पहुंच गया। शाह आली अभी यहाँ तशरीफ लाएंगे, पालकी कहाँ है? मीर खदम ने फजलुद्दीन की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा। फजलुद्दीन ने अपने बेकिस्म कपड़े के चोगे को दोनों हाथ ताजीमन सीने पर रख लिए। माफ कीजिए बेग साहिब, उसने कहा। क्या? हम आजमाइश कर चुके हैं। पालकी को इस पहाड़ी के ऊपर तक लाना मुमकिन नहीं है। हमें तो ईंटें तक एक एक करके मजदूरों की कतार के जरिए यहाँ लानी पड़ी थी। पालकी के लिए तो 4 कुल्लियों को साथ साथ चढ़ना चाहिए। कौरची बाशी ने बड़े गौर के साथ मौके का जायजा लिया। 3 जानिब सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने उभरी हुई थी। सिर्फ एक जानिब कोहिस्तानी पगडंडी वाक़ थी, जिस पर से एक शख्स का गुजरना भी दुश्वार था। 4 अफराद के साथ साथ गुजरने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने मीर खदम की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ एक भी फालतू आदमी ना मौजूद रहे। पगडंडी हुजरे के ऐन सामने आकर खत्म हो जाती थी, जहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानों के बाद एक छोटा सा हमवार मैदान शुरू होता था। बाबर की आमद पर आफ्ताबाची को वहीं खड़ा किया जाना था। मीरे इमारत साहिब, आप रास्ते से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए हुक्मरान का इस्तकबाल करने के लिए आप ही चले जाइए, कौरची बाशी ने हुक्म दिया। वैसे तो खुद कौरची बाशी ही को नीचे उतरकर मिर्जा बाबर के साथ वापस लौटना चाहिए था, लेकिन इतनी ज्यादा ढलवान पहाड़ी पर दोबारा चढ़ना उतरना उस फरबा अंदाम शख्स के बस की बात न थी। चुनाचे उसने फजलुद्दीन को 2 सिपाहियों के साथ नीचे भेज दिया और खुद तराश कर चिकने कर दिए जाने वाले एक पत्थर पर बैठकर अपनी गर्दन को, जो पसीने पसीने हुई जा रही थी, पहुंचने लगा। फजलुद्दीन दिन में कई बार बोराताग से उतरता और चढ़कर ऊपर आया करता था। एक पत्थर से दूसरे पर सीढ़ियां तय करने के अंदाज में कूदते हुए चलने के लिए हल्के और चुस्त जूते जिस्म का तवाजुन बरकरार रखने में बहुत मुआविन साबित हो रहे थे। मीरे इमारत, जो बाबर से मुलाकात का बेहद मुश्ताक भी था और इस मुलाकात से डर भी रहा था, आदतन भागा भागा नीचे पहुंच गया। मिर्जा बाबर अपने मुसाहिबीन के हमरा पहाड़ी के मशरकी पहलू को देखकर जुनूब से उसके करीब पहुंचा और घोड़े से उतर गया। पहले गिरोह के बाद दूसरा गिरोह आया, जो खवातीन पर मुश्तमिल था और बेगों से अलग थलग चल रहा था। बाबर की मां कतलोग निगार खानुम सफ़ेद कपड़ों में मलबूस और बहुत सीधे मुश्की घोड़े पर सवार थी। खानजादा बेगम का बादामी अयाल वाला घोड़ा तेज और शौक था और वो सुनहरी कबा पहने हुए थी। फजलुद्दीन ने उसके काठी पर बैठने पुरेतमाद और दिलकश अंदाज से उसे फौरन ही पहचान लिया। उसका दिल तेजी से धड़का और उसके अंदेशों में एक नए, बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत के अंदेशे का इजाफा हो गया। मीरे इमारत पर दर्द से मामूर इज़्तिराब हावी हो गया, जिसे मिर्जा बाबर और उसके हमरकाबों के करीब पहुंचने पर छुपाए रखने के लिए उसे काफी कोशिश करना पड़ी। उसने बाबर से चंद कदमों के फासले पर ठहर कर सीने पर हाथ रखे और कोरनिश बजा लाया। मिर्जा बाबर की बड़ी बहन खानजादा बेगम अपने अनोखे तर्ज अमल से फजलुद्दीन को कई बार मुतहय्यर कर चुकी थी। 4 साल कबल फजलुद्दीन ने हरात से वापसी पर अंदजान में उमर शेख के लिए हवेली की तामीर से मुताल्लिक जिम्मेदारियां संभाली थीं, तो खानजादा बेगम 16 साल की थी और आली नसब दोशीज़ाओं में सबसे ज्यादा हसीनो जमील। एक बार वो नौजवानों के भेस में उछलकर घोड़े पर सवार हो गई थी और भाई के नौजवान हमरिकाबों के साथ चौगान खेलकर मीरे इमारत को हैरत ज़दा कर दिया था। कितने शानदार खेल का मुजाहिरा किया था उसने। कुछ वक्त गुजरने के बाद फजलुद्दीन को अंदजान के किले में महल की दीवारों के बाज़ हिस्सों पर दोबारा रंग फेरने के लिए बुलाया गया था। तब फजलुद्दीन ने 17 साला खानजादा बेगम को चंग नवाज दोशीज़ाओं के झुरमट में देखा था। चौगान में महारत रखने वाली अब चंग पर शीरीं, दिलरुबा और पेचीदा नगमा छेड़े हुए थी और खुद इतनी नर्मो नाजुक और हसीन नजर आ रही थी कि फजलुद्दीन हर शय को फरामोश कर बैठा। उसके हुस्न जमाल से पूरी तरह मशहूर हो गया। एक और वाक़े से भी फजलुद्दीन दंग रह गया था। वो महल की दीवार पर गुल बूटों के खाके बना रहा था कि इतने में खानजादा बेगम वहां पहुंचकर उसके काम को गहरी दिलचस्पी से देखने लगी। फजलुद्दीन के हाथ पांव फूल गए और पुरकार जमीन पर आन गिरा। आपके इन गुलबूटों का क्या ही कहना, लेकिन शायद मेरी नजर लग गई। खानजादा बेगम ने उसकी बौखलाहट के लिए खुद को कसूरवार ठहराते हुए कहा। फजलुद्दीन ने पुरकार को फर्श पर से उठाते हुए फौरन ही ज़हानत के साथ जवाब दिया, नहीं शहजादी, इसके बरक्स जिस खाके पर आपकी नजर पड़ जाती है वो खूबसूरत हो जाता है।
میں نے سنا ہے میرے عمارت صاحب کہ آپ مصور بھی ہیں، ہے نا؟ میرے عمارت کو مصوری بھی آنی چاہیے شہزادی۔ تب تو آپ میری تصویر بنا کر دیکھیے کہ کیسی بنتی ہے۔ کتنی غیر متوقع تجویز تھی یہ۔ فضل الدین نے مڑ کے دیکھا۔ محل کے اس حصے میں اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہ تھا۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا، میں تو بڑی خوشی سے بنا دوں، لیکن آپ فکر نہ کیجئے، مجھے رازداری آتی ہے۔ اور شہزادی، اگر تصویر بنانے کی پاداش میں مجھ سے دوسرے جہان میں میری روح طلب کی گئی تو میں اسے کہاں سے لاؤں گا جبکہ میں یہیں کھو چکا ہوں گا؟ میں تو اسے کھو ہی رہا ہوں شہزادی۔ خانزادہ بیگم ضلع جگت کو سمجھ گئی اور دلکش تبسم کے ساتھ بولی، اگر میری تصویر بنانے کی پاداش میں آپ کی روح طلب کی جائے تو مجھے بتائیے گا، اپنی روح دے دوں گی۔ آہنی صندوق میں رکھی ہوئی تصویر کو بنانے کی جرت فضل الدین نے انہی پرمذاق، شوخ اور خوبصورت الفاظ کو سننے کے بعد کی تھی۔ جنگ کے پراشوب مہینوں کے دوران اور جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد کے ایام میں اسے خانزادہ بیگم سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں میسر ہوا تھا۔ آخر کار گزشتہ موسم خزاں میں خود خانزادہ بیگم ہی اس سے ملنے کے لیے بوراتاغ آ پہنچی۔ بابر لشکر کشی کے سلسلے میں روانہ ہوتے وقت اپنی بہن اور والدہ سے اوش کے تعمیری کاموں پر نظر رکھنے کو کہہ گیا تھا۔ ماہ میزان میں خانزادہ بیگم مہمان کی حیثیت سے اوش آئی اور بوراتاغ پہاڑی شہر کے کنارے پر ہی واقع تھی۔ فضل الدین ان دنوں صرف اپنے ایک شاگرد کی مدد سے کام کر رہا تھا۔ نیچے سے ایک ایک اینٹ، ایک ایک تختے اور پانی کے ایک ایک گھڑے کو بڑی مشکل کے ساتھ پہاڑی کے اوپر لایا جا رہا تھا۔ نہ سنگ مرمر کے چوکے تراشنے کے لیے کوئی سنگ تراش تھا اور نہ ہی کاشنے خریدنے کے لیے پیسے۔ ان سب چیزوں کی قلت نے فضل الدین کو بری طرح پریشان کر رکھا تھا۔ ایک کمیوں کا تذکرہ بھلا خانزادہ بیگم سے کیسے کیا جا سکتا تھا؟ ایک ایسے فرد سے اینٹوں کی بات بھلا کیسے کی جا سکتی تھی جو سر کے موتیوں سے آراستہ ریشمی تاقیہ سے لے پیروں کی اوپر کو مڑی نوکوں والی سرخ کفشوں تک نزاکت اور نفاست کا پیکر ہو، نرم و نازک اور بھرپور آسمانی حسن کی زندہ مثال ہو۔ تصویر حیرت بنے ہوئے میر عمارت کی زبان ہی جواب دے گئی۔ آخر خانزادہ بیگم نے خود ہی فضل الدین سے زیر تعمیر حجرے کا نقشہ مانگا۔ گنبد کے اوپر آپ چمکیلی کاشنے لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کافی کاشنے ہیں نا؟ اس نے نقشے پر نظریں جمائے پوچھا۔ مجبوراً فضل الدین کو ان چیزوں کا ذکر کرنا پڑا جن کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے سوچا، تو شہزادی فن تعمیر سے بھی واقف ہے، کتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکی ہے آخر وہ؟ مرزا بابر ظفریاب ہو کر واپس لوٹیں گے اور والد مرحوم کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ خانزادہ بیگم نے عزم کے ساتھ کہا، ہم بہت سی عمارتیں تعمیر کرائیں گے اور ان کاموں کے رہنما اور نگران آپ ہی ہوں گے۔ فضل الدین کو دنیا میں اتنی زیادہ محبت بھری آواز سے اور کبھی بھی کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ خانزادہ بیگم، یہ بات کتنی خوش قسمتی کی آئینہ دار تھی کہ شاہی خاندان میں ایک ایسی شخصیت مل گئی جو فن تعمیر کے رموز سے اتنی زیادہ واقف اور اس کی اتنی قدردان تھی۔ لیکن کیا بس یہی ایک بات تھی جو فضل الدین کے حوصلے بڑھا رہی تھی؟ اس کے دل میں شہزادی کی طرف شکر گزاری بڑے جھکاؤ کے لطیف جذبات پیدا کر رہی تھی۔ اچانک خانزادہ بیگم واپسی کے لیے اجلت کرنے لگی۔ فضل الدین بخوبی جانتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے اترنا اس پر چڑھنے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ اس نے واپسی میں خانزادہ بیگم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ پل صراط پر جیسا لوگ اس پھسلندان پہاڑی پر اس کو پگڈنڈی کہا کرتے تھے، خانزادہ بیگم کی چکنے تلووں والی کفشیں پھسل گئیں۔ اس کے جسم کا توازن بگڑ گیا اور اس نے اپنی کنیز کی طرف جو ڈھال سے آگے آگے اتر رہی تھی ہاتھ بڑھایا، لیکن خود کنیز بھی لڑکھڑاتی اور ڈر کے مارے چیخ اٹھی۔ دونوں ہی کے گر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فضل الدین فوراً چیتے کی سی تیزی سے کود کر ان دونوں کے آگے پہنچا اور انہیں اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ جوان کنیز نے تو سہم کر جلدی سے فضل الدین کو پکڑ لیا، لیکن ہرن جیسی تیز اور پھرتیلی خانزادہ بیگم نے اپنی کمر کو جگڑتے ہوئے مرد کے بازو کا صرف ایک لمحے کے لیے سہارا لے کر اپنا توازن درست کیا اور سیدھی کھڑی ہو کر چپکے سے بولی، شکریہ۔ فضل الدین نے خانزادہ بیگم کی گرم گرم سانسوں اور عطر کی خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ خوشبو کیا صرف عطر کی ہی تھی؟ خانزادہ بیگم، اس نے خانزادہ بیگم کے سرد ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس وقت تک تھامے رہا جب تک اسے ہموار جگہ سے بل کھاتی ہوئی گزرتی پگڈنڈی نہ پہنچا دیا۔ یہ ایک خواب تھا، شاندار اور طلسمی خواب، لیکن اسے وہ نصف سے کچھ کم پگڈنڈی تک ہی دیکھ پایا۔ اگلے ہی روز خانزادہ بیگم نے 2 طاقتور نوجوان بھیج دیے جو نیچے سے پہاڑی کے اوپر فضل الدین کے پاس تک عمارتی سامان پہنچانے لگے۔ ہفتے بھر بعد چمکیلی کاشنیوں سے لدے ہوئے اونٹ بھی پہنچ گئے۔ فضل الدین کو ہر کاشین میں خانزادہ بیگم کا عکس نظر آتا تھا، اور جب شام کو وہ تنہا رہ جاتا تھا تو اپنے آہنی صندوق سے
उसकी तस्वीर निकाल लिया करता था। उस वक्त खानजादा बेगम को अपने करीब आते देखकर फजलुद्दीन के दिल में पहले ही की तरह आतिश शौक भड़क उठी और उसने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि उसकी ये इज़्तिराबी कैफियत किसी पर जाहिर ना हो पाए।